करेंगे सम कॉमन एग्जांपल्स। सम कॉमन एग्जांपल्स। तो पहला देखेंगे एरिया। एरिया को ए बोल दिया, तो एरिया ऐसे ही बता दो। एरिया अगर हम बात करें किसी रेक्टेंगल की, अगर हम बात करें तो एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हो गया एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप ये देखिएगा कि लेंथ को जब मेज़र करते हैं, तो लेंथ किस कैटेगरी में आएगी, ये डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या लिया था आपने, एल। डायमेंशन ऑफ मास हमने क्या लिया था, कैपिटल एफ। डायमेंशन ऑफ टाइम हमने लिया था, कैपिटल टी। तो लेंथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लेंथ ओनली। ऐसी जो ब्रेथ है, ब्रेथ उसकी चौड़ाई है, लेकिन है तो वो भी लेंथ ही ना, एक तरह से लंबाई ही तो है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया एल मल्टीप्लाइड बाई एल। ठीक है, मतलब लेंथ की कैटेगरी में लाई करेगा, ये भी लेंथ की कैटेगरी में लाई करेगा, क्योंकि दोनों की यूनिट मीटर होती है। तो ये हो गया एल स्क्वायर। अब आप ये बताएं, क्या यहाँ पर मास का कुछ लेना देना है, एरिया में कोई लेना देना नहीं। तो आप ये कहेंगे कि m की पावर 0। अब आप ये बताइए, एरिया में क्या टाइम का कुछ लेना देना है, कुछ भी नहीं। तो आप लिखेंगे t की पावर 0 और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। बस इतना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फिर वही, मैं रेक्टेंगल की वॉल्यूम लेकर चल रहा हूँ। तो रेक्टेंगल की वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ भी जब मेजर करेंगे तो मीटर में, ब्रेड्थ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, यानी कि तीनों की तीनों लेंथ की कैटेगरी में आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू एल इंटू एल, मतलब L की पावर 3 हो गया। मास यहाँ पर भी नहीं है तो आप लिखेंगे m की पावर 0, और टाइम यहाँ पर भी नहीं है तो आप लिखेंगे t की पावर 0। सिर्फ L क्यूब लिख सकते हैं, सिर्फ L क्यूब नहीं लिखेंगे, क्योंकि जनरली जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, उसमें m, l और t तीनों मेंशन करने होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगला देखेंगे, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। थर्ड नोट करिएगा, डेंसिटी। फॉर्मूला जिसका याद ना हो वो मैं बताता चल रहा हूँ। डेंसिटी क्या होता है बताएंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल सही। मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने देखा, वॉल्यूम में क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी कि वॉल्यूम में मैं पहले ही लिख लेता हूँ। अपॉन में क्या आ गया, L की पावर 3। और ये जो मास है, डायमेंशन मास की क्या होती है, m। तो ये m हो गया, m की पावर 1। सिर्फ एक ही तो मास है ना, दो मासेस तो नहीं है, सिर्फ ओनली वन मास। यहाँ पर वॉल्यूम में L की पावर 3 क्यों है, क्योंकि ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ का डायमेंशन भी L, ब्रेड्थ का डायमेंशन भी L, और हाइट का डायमेंशन भी L। तो L इंटू एल इंटू एल, L क्यूब हो गया। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसे ब्रैकेट में लिखना होता है, तो ये L की पावर 3 को ऊपर ले आओ, क्या बन जाएगा, L की पावर -3, m की पावर 1, L की पावर -3, और t इसमें है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, t की पावर 0। t की पावर 0 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये आपका डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से यहाँ लिख रहा हूँ आगे में। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, गरिमा, विदिशा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद फोर्थ देखिएगा। फोर्थ है स्पीड और वेलोसिटी।
स्पीड और वेलोसिटी। तो अगर सिंपली देखा जाए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लिखिएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा मीटर में तो मेजर किया जाएगा, तो लेंथ की कैटेगरी में आ गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जगह आप लिख देंगे एल, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी। तो ये हो गया एल की पावर 1, टी जब ऊपर आएगा तो टी की पावर -1, और एम तो इसमें है ही नहीं, वो 0 एम की पावर 0, और ब्रैकेट में डाल दिया। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। पांचवा देखिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जैसे फॉर्मूला है, ज़रूरी नहीं है कि मैं फॉर्मूले से ही करूँ। कई बार क्या है कि मेरे को यूनिट याद आ जाती है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बताएंगे? मास पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है, यूनिट क्या होती है इसकी? हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे लिखते हैं? एस की पावर -2। ये जो मीटर है, ये मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। ठीक है, तो क्या हो गया एल, एल तो एल की पावर 1, और ये सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। तो टी की पावर -2, तो टी की पावर -2, और मास तो इसमें है ही नहीं, तो एम की पावर 0 डाल दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिएगा, अगला है मोमेंटम। मोमेंटम अगर याद आ रहा हो तो बताओ क्या होता है? अभी अभी बताया भी था, mv मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। चलिए जी, बहुत बढ़िया। जब मास है तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है कैपिटल M, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, L की पावर 1, टी की T की पावर -1। वेलोसिटी का क्या है? L की पावर 1, T की पावर -1। ना याद आए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके दोबारा निकाल देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -1, ब्रैकेट में डाल दीजिए। हो गया मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, अगला है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ भाई? मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, मास इज कैपिटल M, और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले ही देख चुका हूँ मैं, क्या है? L की पावर 1, T की पावर -2, M तो है ही नहीं, छोड़ो उसको। L की पावर 1, T की पावर -2, तो क्या बन गया? M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। ये हो गया हमारा फोर्स। अगला देखेंगे वर्क। ये मिटा रहा हूँ उधर से तीनों। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ अगर याद हो तो। वर्क डन का फॉर्मूला नहीं भूल गए होंगे, 9th क्लास में करा था। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो आपका वही हो गया, मीटर में होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा टफ कोई चीज़ इसमें पूछी जाने वाली है चैप्टर नंबर 1 में, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से फॉर्मूले ऐसे होंगे जो शायद आपको एकदम से रिकॉल नहीं कर पाओगे, एकदम से याद नहीं आएगा। तो बहुत टफ चीज़ें को पूछने वाले नहीं हैं फिलहाल, जो ये पहला वाला चैप्टर है इसमें।
क्योंकि आगे आगे धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि वर्क एंड एनर्जी वाला भी चैप्टर है, तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका भी रिवीजन होगा। फिर आगे आपका प्रेशर वाला भी चैप्टर आएगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया वो भी आएगा। फिर प्रेशर इन लिक्विड्स आएगा, उसमें होता है हाइट इंटू डेंसिटी इंटू स्मॉल जी। तो वो सारे फॉर्मूले आपको इस पूरी 11th क्लास में वो सब याद हो ही जाएंगे जो 9th क्लास में आपने करे थे, उनका थोड़ा थोड़ा एडवांस वर्जन है यहाँ पर बस, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूलों की वो आपसे कुछ उम्मीद करेंगे पहले चैप्टर में, ठीक है। तो जितना मैं करवा रहा हूँ आप समझ लीजिएगा कि इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक। मैं आपको और 6-7 और करवाता हूँ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स जो है, फोर्स का अभी अभी मैंने निकाला m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि फोर्स यहाँ पर आ गया तो मुझे फोर्स का सीधा डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए, फोर्स का निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता ही है मीटर होता है, तो मीटर है तो मीटर किस में आएगा, एल की कैटेगरी में, लेंथ की कैटेगरी में। तो फोर्स का क्या हो गया, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर ही तो होता है, तो लेंथ। तो l की पावर 1 इधर था, l की पावर 1 इधर था, ये दोनों क्या बन गए, l की पावर 2। तो m1 l की पावर 2 t की पावर -2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद में 9th देखिएगा, एनर्जी। एनर्जी पे क्या करेंगे, एनर्जी जो है, एनर्जी का फॉर्मूला कुछ होता है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बताएंगे, जूल। और वर्क डन की क्या यूनिट होती है, जूल। तो हमेशा से ये याद रखना है कि कोई भी बॉडी कितना वर्क करेगी जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी, जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी। और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की खत्म होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी खत्म होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो बॉडी में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सारा खाना खा रखा है, मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है और पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या करा, मैंने पूरे घर को साफ़ कर दिया। तो मैंने करा क्या कि जब मैंने पूरे घर को साफ़ करा तो जो पार्टिकल्स थे एटमॉस्फेयर में, घर में सोफ़ा रखा है, चेयर रखी है, टेबल रखी है, गंदी हो रही थी, उसके ऊपर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे। मैंने डस्ट पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करा, उनकी जगह से हटा दिया। तो मेरी एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हुई, उन पार्टिकल्स को हटाने में, ठीक है। तो मेरी एनर्जी रिफ्लेक्ट कहाँ पर हो रही है, जो घर में मैंने काम करा वहाँ पर मेरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मेरी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इकट्ठी हो गई, कन्वर्ट हो गई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि वर्क डन और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होता है। कोई भी बॉडी कितना वर्क करेगी जितने उसके अंदर एनर्जी होगी। तो एनर्जी में आप क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, एनर्जी हो गया क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। तो क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, तो ये वही आ जाएगा सेम फॉर्मूला जो ऊपर है, m की पावर 1 l की पावर 2 और t की पावर -2, ठीक है। ये हो गया हमारा एनर्जी। उसके बाद देखिएगा फिर है पावर। पावर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, वर्क डन पर यूनिट टाइम जो पावर होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब जो वर्क डन है, वर्क डन का हमने अभी अभी देखा क्या है, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2, ये तो वर्क डन का है। और भाई टाइम टेकन का तो सिंपली t, ठीक है। तो t हो गया। अब जब t ऊपर चला जाएगा, ये t की पावर 1 था, ऊपर जाकर t की पावर -1 हो जाएगा। तो t की पावर -2 और t की पावर -1 क्या हो गया, -3। तो ये बन गया m की पावर 1 l की पावर 2 और t की पावर -3। तो ये हमारा पावर हो गया। अब इसके बाद अगला नोट करें, प्रेशर। अगला नोट करिएगा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है,
फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। फोर्स का मैंने देखा अभी m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, दिस वाज ऑफ फोर्स। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि l स्क्वायर l की पावर 2 ये था। अभी l की पावर 2 ऊपर आकर क्या बन जाएगा, l की पावर -2, ऊपर l की पावर 1 है और 1 -2 कितना हो गया, -1, तो ये हो जाएगा m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे आ गए कि आपसे ये पूछ लिया। अच्छा, इसके बाद भी हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि टॉर्क का एग्जांपल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारे टर्म्स आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं, इनमें आपको कुछ भी नहीं पता। तो ये जो शुरुआत में जो 11 टर्म्स आपको लिखवा दिए हैं, ये सब आप एक बार कर चुके हैं, ठीक है। तो इतना आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि इतना आपने कर रखा होगा, तो इसका तो डायमेंशनल एनालिसिस आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, यही डायमेंशनल एनालिसिस है। अब क्वेश्चन एक तो ऐसे आ गया, एक उल्टी फॉर्म से आ जाएगा कि आपको डायमेंशनल फार्मूला दे दिया जाए और वो पूछेंगे कि बताओ भाई किसका है ये डायमेंशनल फार्मूला, तो जरा वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा, ये मिटा रहा हूँ इधर से। देखिए ये l की पावर 2 है, तो जब ऊपर है m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, ये तो मैंने लिख दिया फोर्स का, ये तो समझ गए। अब जो l की पावर 2 है, कोई भी पावर जो होती है अगर वो नेगेटिव है नीचे तो वो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाती है, और अगर नीचे वो पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है। तो नीचे l की पावर 2 था, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ का भी डायमेंशन l और ब्रेथ का भी डायमेंशन l, तो l स्क्वायर हो गया, ये तो क्लियर है ना। अब ये ऊपर आ गया, तो ऊपर आकर क्या हो गया, l की पावर -2, इधर भी l की पावर 1, इधर l की पावर -2। जब बेस सेम होती है तो पावर एडम हो जाती है, तो m की पावर 1 l की पावर 1 और प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 1 - 2, तो t की पावर -2, तो ये हो गया m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन नोट करिएगा। Name the physical quantities whose dimensional formula are as follows. Name the physical quantities whose dimensional formula are as follows. तो फर्स्ट लिखें m l की पावर 2 t की पावर -2, m l की पावर 2 t की पावर -2, ये दे रखा है। सेकंड m l की पावर 2 t की पावर -3, m l की पावर 2 t की पावर -3। फिर है थर्ड है m t की पावर -2, m t की पावर -2। ये एक काम करो, ये थर्ड वाला छोड़ो, ये वाला छोड़िए, थर्ड दूसरा लिखवाता हूँ क्योंकि ये विस्कोसिटी का है, विस्कोसिटी आपने अभी करा नहीं है। थर्ड कुछ और लिखवा, थर्ड लिखिए m l की पावर -1 t की पावर नहीं m l की पावर -1 t की पावर -2,
एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये 3 दे रखे हैं। अब इनको किस तरह से करेंगे देखिएगा। फर्स्ट पार्ट है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। अब क्या होता है इसमें कि जैसे मास है तो मास का यूनिट क्या होगा किलोग्राम, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, और टी की ऐसा यूनिट होगी सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर। अब इसमें एम की पावर 2 दे रखी है और एस की पावर -2 दे रखी है, तो क्या कर सकता हूँ? किलोग्राम तो ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो फिर कट जाएंगे ना, किससे कटेगा? मतलब वो हट जाएंगे ना, 2 और -2 आपस में सॉल्व आपस में हटेंगे कैसे? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो तुम जो सॉल्व हो जाएंगे ना आपस में। हाँ, वो किस तरह से होंगे सोचो। वैसे कि एम का स्क्वायर है और ये सेकंड का स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? किलोग्राम एम अलग ले लो और कुछ सोचो इसमें कि कुछ इस तरीके का आपने कुछ करा था क्या? ऐसे करके देखिए, जैसे एम का तो हो गया किलोग्राम, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर। तो कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसे ही अगर लिखा हुआ दिखाई दे जाए, जैसे आप सोचो कि अगर मैं इसमें से एम का स्क्वायर है, ये एम का स्क्वायर अलग हटा दूँ, एम अलग कर दिया, ये हो गया एम एस की पावर -2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज व्हाट? एक्सेलरेशन। ये तो एक्सेलरेशन हो गया। और ये मीटर है यानी कि लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया? किलोग्राम। किलोग्राम क्या हो गया? मास हो गया, मास। अब ऐसे सोचिए, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स। फोर्स इनटू लेंथ यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या था? मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। समझ रहे हैं? तो जितना ये आसान है उतना ये आसान नहीं है, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको तोड़ कर ये देखना पड़ेगा कि यूनिट कौन सी जानी पहचानी नज़र आती है। समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरह से करके देखना। सर ए का क्या होगा जो ए बी है? ये जो ए है यस सर। ये तो एक्सेलरेशन है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बन गया? फोर्स। एंड फोर्स इनटू लेंथ क्या बन गया? सॉरी रखकर। समझ गए? ठीक है, बताइए भाई विदिशा, गरिमा, Yes, sir. बताऊं मैं? अगर प्रॉब्लम है तो दोबारा बताऊं? नहीं, No, sir. देखिए मास का हो गया किलोग्राम, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, इसका हो गया सेकंड स्क्वायर। हम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर तो जानी पहचानी यूनिट नहीं लगती, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वो मैं जानता हूँ एक्सेलरेशन। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अलग कर लिया तो एक एम अलग हो गया, एम स्क्वायर में से एक एम ऐसे लिख लिया, एक एम ऐसे लिख लिया। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू मास इज फोर्स, एंड फोर्स इनटू लेंथ इज वर्क डन। तो ये हमारा वर्क डन का है। अब इसी तरह से सेकंड पर आइए। सेकंड में ऐसे ही सोचो, एम एल की पावर 2 और टी की पावर -3। ये तो आ गया मेरे को समझ में ऐसे ही। कैसे? अगर एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 होता तो वो तो वर्क डन बन गया था। तो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे लिखो, एम एल की पावर 2 एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ऐसे कर लिया, इंटू टी की पावर -1। क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -3 का मतलब क्या हुआ? -2 अलग कर लो, -1 अलग कर लो, दोनों को ऐड करेंगे तो -3 बनेगा। हाँ, अब एम एल 2 टी की पावर -2, दिस इज वर्क डन। पर जो टी की पावर -1 है इसको नीचे ले जाओ, तो नीचे आकर क्या हो जाएगा? टी मतलब टाइम टेबल। वर्क डन अपॉन टाइम क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम क्या हो गया? पावर हो गया एम की पावर 1। एक मिनट,
चलिए अब देखिएगा, तो ये समझ में आ गया वर्क डन अपॉन टाइम टेकन क्या हो गया, पावर, ये हो गया पावर। हाँ जी, थर्ड जरा सोचो क्या हो सकता है। थर्ड सोचिएगा, m l की पावर -1 t की पावर -2, l की पावर -1 t की पावर -2, इसका मतलब क्या है, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आएंगे क्या बन जाएगा, m अपॉन l t की पावर -2, m इज योर मास, किलोग्राम हो गया मास, और l t की पावर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। मास अपॉन एक्सेलरेशन जो है, मास अपॉन एक्सेलरेशन का तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। सर तो ऊपर से जब वो -2 नीचे है तो +2 हो जाएगा ना। अरे सॉरी, हाँ हाँ हाँ, नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, ये नहीं, ये गलत है, m l की पावर -1 t की पावर -2, ये था ना, m l की पावर -1 t की पावर -2। क्या करा जा सकता है इसका, m हो गया, सर ऐसा भी तो ले सकते हैं l/2 ले लिया, ऐसा हो तो फिर नेगेटिव। m तो हो गया हमारा किलोग्राम, कई बार ऐसे नहीं आता समझ में, तो यूनिट से आ जाता है, ये हो गया किलोग्राम, और l की पावर -1 t की पावर -2, कोई ऐसा फॉर्मूला हमने अभी तक देखा था जिसमें डिनोमिनेटर में टाइम का स्क्वायर आ रहा हो, ऐसा तो नहीं था, जिसमें डिनोमिनेटर में लेंथ आ रहा हो, जिसमें डिनोमिनेटर में लेंथ आ रहा हो, ऐसा भी नहीं था। अच्छा, तो काम करिए, इसको फोर्स बनाकर देखते हैं, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, m की पावर 1, अब l की पावर 1 यहाँ पर है तो है नहीं, तो हम जबरदस्ती लिख देंगे l की पावर 1 और t की पावर -2। अब इसमें क्या हुआ कि l की पावर 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो ये जब l की पावर 1 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा ताकि फर्क ना पड़े, और ये l की पावर -1 मैंने हटा दिया था, इसको मैंने अलग लिख दिया, बताइए कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ये जो l की पावर -1 था इसको तो मैंने अलग लिख दिया, और m t की पावर -2 सेम रहने दिया, l की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, l की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों करा, ताकि मुझे कम से कम फोर्स तो मिले, फोर्स मिल गया, ये मेरा बन गया फोर्स, और l की पावर -1 को जब नीचे ले आऊँगा तो l की पावर 1 इंटू l की पावर 1 l स्क्वायर, l स्क्वायर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो सर वो l² क्यों हो गया? बताओ, l की पावर 1 l की पावर 1 जब दोनों मल्टीप्लाई हुए तो l स्क्वायर हो गया, l स्क्वायर एरिया का ही तो होता है, तो l स्क्वायर इज फॉर एरिया, और ऊपर आपका फोर्स है, अच्छा सर ये दोनों ऊपर मतलब ये करा गया है, ये ऐसे ही करके देखा, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि इससे मिलते जुलता कोई डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है क्या, तो हमने देखा ये 10-12 जो हमने टर्म्स देखी हैं यहाँ पर, फोर्स है, एरिया है, वेलोसिटी है, या फिर हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो उसी से किसी से मैच करके देखते हैं, ठीक है, उनमें से ही किसी से मैच करके देखते हैं, अगर उसके जैसा बन जाता है तो ठीक है, बन ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक। चलिए जी, ये करने के बाद में फिर
आप नोट करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। अगला टॉपिक नोट करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स, तो हम किसी भी चीज़ की अगर लंबाई मेज़र करनी है, लेंथ मेज़र करनी है, तो उसके दो मेथड हो सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड होगा और एक इनडायरेक्ट मेथड होगा। डायरेक्ट मेथड तो ये है कि हमसे ये कह दिया गया कि इस बुक की लंबाई आप मेज़र करें, मैंने मेजरिंग स्केल लिया और नापना शुरू कर दिया, नाप लिया, ठीक है। और अब कोई हमसे कहने लगे कि नहीं भाई ये पहाड़ है, उस पहाड़ की ऊंचाई मेज़र करो, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट मेथड से तो वो मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो फिलहाल लिखिएगा डायरेक्ट मेथड, देखिएगा इसमें लेंथ में भी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। लेंथ may be defined as the length may be defined as the distance of separation length may be defined as the distance of separation between two points. May be defined as the distance of separation between two points in space. It can be measured directly with the help of meter scale, second vernier calipers, and third is screw gauge. स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स जो है बहुत छोटी जो चीज़ें होती हैं उनका डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी इरेजर है, छोटी सी रबर है, उसका मेरे को लेंथ बतानी है, उसकी ब्रेथ बतानी है, तो मैं वो बड़ा वाला मीटर स्केल तो नहीं ले सकता ना उसके लिए, तो मुझे कोई छोटी चीज़ चाहिए, तो वो तो हो गया वर्नियर कैलिपर्स। अब मान लीजिए कोई बारीक सा वायर है, वर्नियर कैलिपर आपको स्कूल में जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो दिखाएंगे, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ऐसा होता है, यहाँ पर स्क्रू लगे रहते हैं, उसको टाइट कर देते हैं और बीच में जो भी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए इरेजर है, उसको बीच में फिक्स कर दिया तो वो इरेजर को बिल्कुल जब अटैच हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, इसके मूव करने से तो यहाँ पर निशान बने रहते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि वो कितना मिलीमीटर का है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे पास छोटा स्केल भी आता है उसमें हमारे पास सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना, उसमें मिलीमीटर माइक्रोमीटर वो मेज़र करने का तरीका नहीं होता, तो वो वर्नियर कैलिपर में उससे भी छोटी अगर कोई चीज़ मेज़र करनी है, जैसे मान लीजिए कोई बारीक सा वायर है और आपसे कोई कहे कि नहीं इसका आप रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालिए, तो वो निकालने के लिए स्क्रू गेज होता है। तो स्क्रू गेज और भी छोटी सी डिवाइस होती है, छोटा सा होता है इतना सा, उसके बीच में वायर को डाल देते हैं, उसको टाइट कर देते हैं और उस पर बहुत बारीक बारीक डिवीज़न लगे रहते हैं, उसको भी लेंथ से देखना पड़ता है, ठीक। तो ये हो गए बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हमको बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस मेज़र कर रहे हैं तो वो हम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। अच्छा, आप सभी को ना एक चीज़ मेरे को बतानी है कि परसों जो है, परसों मेरे को कुछ ज़रूरी काम है, तो जैसे मैं यहाँ पर इस टाइम मतलब इस टाइम तक मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, जो आपकी क्लास का टाइम होता है 4:30 बजे, तो परसों की जो आपकी क्लास है वो मैं ऑनलाइन लूँगा और ऑनलाइन लूँगा मैं रात को 8 से 9, ठीक है। तो मैं जूम प्लेटफॉर्म पर लेता हूँ, तो मतलब ये जो चेंज है सिर्फ परसों के लिए,
वैसे 4:30 से 5:30 आपका रेगुलर टाइम रहेगा TTS में। तो परसों के लिए सिर्फ ये चेंज है, तो उसका बस आप ध्यान रखिए, ठीक है। 8 से 9 जूम पर लेनी होगी, मैं ग्रुप पर डाल दूँगा डिटेल, क्योंकि 3 से 6 मैं यहाँ पर हूँ नहीं, और उसी दौरान आपकी क्लास का टाइम पड़ता है, और आते आते भी थोड़ा लेट ही हो जाएगा, 7:30 तक आऊँगा, तो 8 बजे तक पहुँचाऊँगा मैं, आपकी क्लास तब लेंगे। चलिए, इसके बाद ठीक है, विदिशा गरिमा सुन लिया आपने दोनों ने, बाकी मैं ग्रुप पर भी डाल दूँगा ये। आप परसों की क्लास के लिए बस ये चेंज कि आपको 8 से 9 अटेंड करनी होगी ऑनलाइन जूम पर। इसमें लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे indirect methods for measuring large distances. ठीक है, तो दो मेथड्स होते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड होता है एक, तो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स है। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई ट्री है या कोई पोल है, तो उसके लिए हमें पोल पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तरीका बताऊंगा उसका क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके। तो एक तो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट जैसे ट्री या पोल हो गया, एक हो गया इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई माउंटेन हो गया, ठीक है। तो दो तो ये हो गए ट्रायंगुलेशन मेथड में, दो चीज़ें, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट और इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। और उसके अलावा अगला मेथड आता है वो और भी ज़्यादा दूर के डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से और मून का डिस्टेंस मेज़र करना चाहूँ या किसी स्टार का डिस्टेंस मेज़र करना चाहूँ, तो उसको बोलते हैं पैरालैक्स मेथड, ठीक है। तो ये मैं आपको परसों कराऊंगा, आज के लिए इतना ही करके छोड़ते हैं, ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस में इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं कि वो आपसे और इससे ज़्यादा पूछेंगे। सर ये जो फॉर्मूला आपने लिखवा है याद कर लो, याद कर लो या समझ लिया जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, ठीक है फिर आज के लिए Thank you. ओके। ओके। Thank you.